नमस्कार मित्रों, इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज ऑफ लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है आसियान। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये हमारे भारत के साउथ ईस्ट के हमारे नेबर्स हैं और इनके साथ इंडिया का क्या रिलेशन है, ये आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये 10 मेंबर कंट्रीज का ग्रुप है जो कि इंडिया के साउथ ईस्ट एशिया में है, इंडिया के साउथ ईस्ट में। तो अब ये 10 मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? अगर आप मैप में देखें तो यहाँ इंडिया है और यहाँ ये अपना म्यांमार है, थाईलैंड, फिर कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई। ये 10 कंट्रीज हैं। तो इंडिया नहीं है, इंडिया के अलावा बाकी ये सारे जो 10 कंट्रीज हैं ये मिलकर के एक आसियान नाम का ग्रुप बनाते हैं। अब दोस्तों, ये जो आसियान ग्रुप है, वैसे तो ऑफिशियली ये साल 2007 में बना था और साल 2007 में बनने के बाद इसमें कई सारे छोटे छोटे और सब ग्रुपिंग्स बने। जैसे एक है आसियान +3, तो आसियान के 10 कंट्रीज प्लस 3 और देश, चाइना, जापान और साउथ कोरिया। इनफॉर्मली इसे आसियान +3 कहा जाता है। तो जैसे कुछ अगर ये आसियान है तो ये आसियान +3 है। सिमिलरली एक इनफॉर्मल ग्रुप और है जिसे कहा जाता है आसियान +6, यानी कि आसियान प्लस ये 3 कंट्रीज प्लस 3 कंट्री और, तो टोटल हो गया आसियान के 10 कंट्रीज और 6 कंट्रीज यानी 16 कंट्रीज। टोटल 16 कंट्रीज मिलकर के आसियान +6 ग्रुपिंग बनाते हैं। ऐसे ही ईस्ट एशिया समिट, अगर इन 16 कंट्रीज में 2 और इंपॉर्टेंट पावर्स जोड़ दी जाए तो ये ईस्ट एशिया समिट कहलाएगा। कौन कौन सी 2 पावर्स है? रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। तो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स भी अगर आसियान +6 में जोड़ दिया जाए तो ईस्ट एशिया समिट यानी कि ये 18 देशों का एक ग्रुप बन जाता है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ऑब्वियसली हम देखते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ कंट्रीज बढ़ेंगे तो उस ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक पावर बढ़ती है। तो वैसे आसियान अपने आप में इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है, तो उसमें चाइना और जापान और साउथ कोरिया जैसे इंपॉर्टेंट देश को जोड़ दिया जाए तो इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर उसमें इंडिया जैसे और कंट्री को जोड़ दिया जाए और न्यूजीलैंड को जोड़ दिया जाए तो और ज़्यादा इनकी जीडीपी बढ़ जाएगी। और इसमें अगर ग्लोबल पावर्स लाइक यूएसए और रशिया को जोड़ दिया जाए तो इमेजिन कीजिए कि ये कितना पावरफुल ग्रुप हो जाता है। तो अब ये आप मैप में देखें कि यहाँ आपका इंडिया है और ये जो डार्क कलर में है ये आपके आसियान कंट्रीज हैं। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। ये 10 कंट्री हैं। इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है वो आप इस मैप से बताइए। इस मैप से पता लग रहा है कि अगर इंडिया को ये साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है इसमें कंट्रोल करना है और ये जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है इसमें अगर इंडिया को अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना है, कंट्रोल अगर इस्टेब्लिश ना करें, सही शब्द होगा कि चाइना के डोमिनेंस से बचाना है, चाइना के डोमिनेंस से बचाना है, तो हमें ज़रूरी है कि हम आसियान कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बना के चलें। और इसीलिए इंडिया के लिए आसियान इम्पोर्टेंट है ताकि इंडिया इस इंडो पैसिफिक रीजन को, इस रीजन को क्या कहा जाता है? इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडिया के लिए अच्छे रिलेशन आसियान से ज़रूरी है। अगर इंडिया चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन पीसफुल रहे, ओपन और इंक्लूसिव रहे। और जब हम कहते हैं पीसफुल, ओपन और इंक्लूसिव तो हमारा इशारा होता है चाइना की तरफ, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि इस रीजन को ओपन रहने दिया जाए और इंक्लूसिव रहने दिया जाए। चाइना चाहता है कि इस रीजन पे अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया जाए। तो अभी तक हमने देखा कि ये आसियान है, इसकी ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है, पर इंडिया का क्या लेना देना?
इंडिया तो आसियान का ऐसा पार्ट भी नहीं है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि क्यों आसियान से अच्छे रिलेशन इंडिया के जरूरी हैं। तो आसियान की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए? आपने सुना होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर कई बार कहते हैं कि इंडिया की पॉलिसी है एक्ट ईस्ट, जो पहले की लुक ईस्ट हुआ करती थी और साल 2014 में उसका नाम चेंज करके एक्ट ईस्ट कर दिया, ताकि एक हमारी एक प्रोएक्टिव अप्रोच इसमें नजर आती है कि हम सिर्फ देखते नहीं, हम करते भी हैं। तो लुक ईस्ट जो हमारी पॉलिसी है उसके लिए इंडो पैसिफिक, उसके लिए आसियान वाला जो रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हमारे संबंध अच्छे हों, तो हम ऑब्वियसली ये चाहेंगे कि आसियान के साथ हमारे संबंध अच्छे हों। और आपने देखा कि कई बार इंडिया जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए बहुत कुछ करता है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल फ्रंट पे हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर हम इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो हमारे आसियान के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए। अच्छा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या? एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहती है कि इंडिया अपने छोटे मोटे नेबर्स को, जो साउथ ईस्ट कंट्रीज है, उनको यूनिलैटरल कंसेंटस देगा, उनको यूनिलैटरल सपोर्ट देगा। यूनिलैटरल सपोर्ट का मतलब बिना किसी रेसिप्रोकल डिमांड के उनको सपोर्ट करेगा। इससे क्या होगा? इससे इंडिया के लिए उनके मन में ट्रस्ट डेवलप होगा और एट द एंड कभी ना कभी जब भी इंडिया को उनकी सपोर्ट की जरूरत होगी तो वो देश इंडिया को सपोर्ट करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी इंडो पैसिफिक रीजन। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस रीजन को, ये इंडो पैसिफिक रीजन है, इस रीजन को अगर इंडिया चाहता है कि चाइना के डोमिनेंस से फ्री रखा जाए, ओपन और इंक्लूसिव रखा जाए, जैसा कि इंडिया भी चाहता है, यूएस भी चाहता है और सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज चाहती है, तो अगर इस रीजन को पीसफुल रखना है तो आसियान के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करने होंगे। तीसरा चाइना एंगल मैंने आपको बता दिया कि चाइना किस तरीके से अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर रहा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, कौन सा है साउथ चाइना सी? ये वाला रीजन है साउथ चाइना सी। ये वाला जो रीजन है ये साउथ चाइना सी वाला रीजन है। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें दिक्कत यह है कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स लोकेटेड है। जैसे थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। दोस्तों, साउथ चाइना सी में 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। यहाँ आपका स्कैरबोरो शोल है, इस आइलैंड का नाम। यहाँ आपका पेनिनसुला आइलैंड्स है और यहाँ आपके स्पार्टली आइलैंड्स। अब दिक्कत ये है कि ये जो स्कैरबोरो शोल है, फिलीपींस कहता है कि ये हमारा आइलैंड है और चाइना कहता है यहाँ चाइना है। चाइना कहता है कि ये आइलैंड हमारा है। सिमिलरली पेनिनसुला आइलैंड पे वियतनाम, ये वियतनाम है, वियतनाम कहता है कि ये हमारा आइलैंड है और चाइना कहता है कि नहीं ये हमारा है। उसी तरीके से स्पार्टली आइलैंड्स पे मलेशिया अपना क्लेम करता है, जो कि मलेशिया का है ये आइलैंड, और चाइना कहता है कि नहीं ये साउथ चाइना सी में है तो ये हमारा आइलैंड है। क्योंकि चाइना अपनी एक 9 डैश लाइन बना करके कहता है, जो कि चाइना ने खुद ही बना ली यूनिलैटरली और तानाशाह तरीके से। यहाँ पर एक 9 डैश लाइन बनी, इमेजिनरी एक लाइन है, और चाइना कहता है कि जो 9 डैश लाइन है जो कि कुछ इस तरीके से इस एरिया को कवर करती है, जो गूगल से मैंने बनाया था पहले, ये वाला जो रीजन है चाइना कहता है कि ये साउथ चाइना सी है और साउथ चाइना सी चाइना का टेरिटोरियल रीजन है और इस टेरिटोरियल रीजन में आने वाले सारे आइलैंड चाइना के आइलैंड है। तो ये चाइना का एक यूनिलैटरल यानी कि एक तरफा क्लेम है। तो ये हुआ अपना चाइना एंगल।
इसके अलावा एक मेकॉन्ग गंगा इनिशिएटिव भी लिया। मेकॉन्ग गंगा क्या है, आप यहाँ देखें मैप पे, ये मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन 6 कंट्रीज का कॉर्पोरेशन है। ये 6 कंट्रीज कौन है, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना भी है इसमें। ये वो 6 कंट्रीज हैं जहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशनल रिवर्स जैसे कि गंगा और मेकॉन्ग, ये बहुत पुरानी और बहुत सिग्निफिकेंट, जिनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, ऐसी नदियाँ हैं। तो जिन कंट्रीज में गंगा और मेकॉन्ग रिवर का बेसिन है, उन कंट्रीज को इस मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन का पार्ट बनाया गया और आपस में अच्छे कॉर्पोरेशन, अच्छे रिलेशंस की बात कही गई थी इस मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन। पांचवी आसियान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका 5वां पॉइंट है IMT फ्रेंडशिप हाईवे। तो IMT यानी इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, 3 देशों के बीच से निकलने वाला हाईवे। तो ये इंडिया का एक्चुअली ब्रेन चाइल्ड है। तो इंडिया ने कहा था कि हम इन साउथ ईस्ट कंट्रीज से रिलेशन बढ़ाएंगे, ट्रेड बढ़ाएंगे, तो कनेक्टिविटी ज़रूरी है, और कनेक्टिविटी ज़रूरी है तो इंडिया ने प्रपोज किया कि क्यों ना इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड 3 देशों में से पास होता हुआ एक हाईवे निकाला जाए। तो इंडिया ने इसका ब्लूप्रिंट दिया था। तो ये मोरे तेम्बू नाम का एक शहर है मणिपुर में। तो इंडिया के यहाँ से शुरू होकर के मैंडले म्यांमार में और होते हुए आगे जाकर के थाईलैंड के मेसोट नाम के शहर में ख़त्म होता है। तो ये एक IMT, जस्ट अ मिनट, तो ये IMT इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, जिसको फ्रेंडशिप हाईवे भी कहा जाता है, वो प्रोजेक्ट है। तो इसकी सक्सेस के लिए भी इंडिया के आसियान के साथ अच्छे रिलेशन होना ज़रूरी है। 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। अब हम देखते हैं कि जो आसियान कंट्रीज है, इसको रेंज से लेते हैं एक बार। हम देखते हैं कि जो आसियान कंट्रीज है, यहाँ दुनिया के ये इकोनॉमिक पावर सेंटर भी है। क्यों है भाई इकोनॉमिक पावर? क्योंकि ये वो कंट्रीज है जो दुनिया में सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का फायदा इन्होंने उठाया। 1945 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन की लहर आई, तब ये कंट्री सबसे पहले इसका फायदा उठाने पहुंच गए। और इन्हीं में से कुछ ऐसे देश हैं जिनको एशियन टाइगर्स भी कहा जाता है। ये वो कंट्रीज हैं जो साइज में बहुत छोटे हैं पर इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिंगापुर। एक छोटा सा यहाँ देश है सिंगापुर, है बहुत छोटा सा जैसे कुछ शहर हो उस तरीके का एक छोटा सा देश है। और इसकी इकोनॉमिक पावर इतनी है कि ये GDP में काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है। यानी टॉप 10 कंट्रीज में, दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में सिंगापुर का नाम आता है। ऐसे आप देखें वियतनाम और ये थाईलैंड, ये ऐसे देश हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, और ये बहुत अच्छा यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं और बहुत अच्छा ट्रेड सरप्लस कमाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पुराने सैमसंग के मोबाइल फोन उठा करके देखेंगे और उसकी बैटरी हटाएंगे तो आज भी आपको उस पर लिखा हुआ मिलेगा मेड इन वियतनाम। तो ये इनका इकोनॉमिक पावर है। और जब इकोनॉमिकली ये देश इतने रिच हैं तो ये कई देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सिंगापुर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा तो ऑफकोर्स इंडिया को इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो इसलिए आसियान के साथ रिलेशन इंडिया अच्छे रखना चाहता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी का मैंने आपको बताया कि इस रीजन में, जैसे कि अपना इंडो पैसिफिक रीजन है, अगर इस रीजन में हम चाहते हैं कि पायरेसी वगैरह ना हो, टेररिज्म वगैरह ना हो, तो हम आसियान कंट्रीज के साथ अच्छे से कोलैबोरेट करके इस रीजन में सिक्योरिटी और पीस बनाए रख सकते हैं। टूरिज्म और सॉफ्ट पावर, 8th पॉइंट। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब इंडिया में यहाँ चोला डायनेस्टी थी 9th सेंचुरी में, तो हमारे यहाँ से बहुत अच्छे रिलीजियस और कल्चरल रिलेशन थे। इनफैक्ट चोलाज ने इस रीजन को बहुत कॉलोनाइज भी किया था उस समय। तो आज भी इंडिया में आप देखें बहुत सारे लोग टूरिज्म के पर्पज़ से साउथ ईस्ट एशिया जाते हैं, और साउथ ईस्ट एशिया से बहुत सारे लोग टूरिज्म पर्पज़ से इंडिया आते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर रिलीजन है और बुद्धिज्म की जो जन्मभूमि है वो इंडिया है। तो इसीलिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इंडिया में आते हैं रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए। सिमिलरली इंडिया से बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया, फॉर एग्जाम्पल थाईलैंड। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आसियान जो है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ये आसियान जो पूरा ग्रुप है, ये सारे देश, ये इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। यानी कि चाइना, यूएस और यूरोपियन यूनियन के बाद अगर इंडिया किसी ग्रुप से या इकोनॉमिक ग्रुपिंग से ट्रेड सबसे ज़्यादा करता है तो वो आसियान कंट्रीज हैं। तो इसलिए भी आसियान के साथ अच्छे रिलेशन होना ज़रूरी है। अभी तक हमने देखा दोस्तों कि क्यों आसियान के साथ इंडिया की रिलेशन अच्छा होना ज़रूरी है और आसियान की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया और आसियान रिलेशंस के बीच में। तो दोस्तों बहुत सारे वैसे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है ट्रेड डेफिसिट। जैसा मैंने आपको बताया कि ये आसियान कंट्रीज इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। ये देश इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है और क्योंकि इनका एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो ऐसा होता है कि इंडिया के गुड्स इन देश के गुड्स से कॉम्पिटिट नहीं कर पाते और कंपटीशन में हमारे गुड्स पीछे रह जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इन देशों से आने वाले गुड्स इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं और इंडिया से जाने वाले गुड्स यहाँ पर ऐसे जितनी डिमांड में होते नहीं हैं क्योंकि इनकी इंडस्ट्रीज कंपेयर टू इंडिया अच्छे से डेवलप्ड है और इसी वजह से इंडिया का इम्पोर्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडियन एक्सपोर्ट से। और जब इम्पोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से तो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि ट्रेड डेफिसिट होता है, यानी व्यापार में हम नेगेटिव साइड पे हैं, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, फ़ायदा आसियान को हो रहा है इस ट्रेड से। दूसरी चीज़ है RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप डील। ये वैसे साल 2013 से इसका डायलॉग चल रहे थे और काफ़ी समय तक चल रहे हैं। आज ग्रुपिंग है, ये एक ट्रेड ग्रुपिंग था जिसमें बहुत सारे देश, लगभग 16 देश इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और आसियान के सारे देश, ये सब मिलकर के एक ट्रेड ब्लॉक बनाना चाहते थे। तो सब चाहते थे कि इंडिया भी ज्वाइन करे क्योंकि इंडिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इन देशों को बहुत अच्छा मार्केट मिलेगा। पर इंडिया ने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया और साल 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कह दिया कि इंडिया विल नॉट ज्वाइन RCEP। क्यों नहीं ज्वाइन करेगा? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि साउथ एशियन कंट्रीज के साथ हमें बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है और क्योंकि हमें इतना ट्रेड डेफिसिट है तो इंडिया नहीं चाहता कि हमारे मार्केट को साउथ ईस्ट एशिया के देश कैप्चर कर लें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो सफ़र करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि RCEP में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी थे जिनका डेयरी सेक्टर बहुत अच्छा डेवलप्ड है। अब क्योंकि इन देशों का डेयरी सेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप्ड है तो अगर इंडिया RCEP का मेंबर बन जाता है। RCEP क्या है? एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? जिसमें कस्टम ड्यूटी नहीं होती है, फ्री में ट्रेड होता है आपस में, क्या होती है तो बहुत मिनिमम होती है। अगर इंडिया इस तरीके का FTA ज्वाइन करने का तो हमारे जो डोमेस्टिक डेयरी सेक्टर है, तो हमारे जो डोमेस्टिक फार्मर्स हैं वो सफ़र कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो डेयरी सेक्टर है वो हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा लेवल पे रोजगार प्रोवाइड करता है। वही न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड डेयरी सेक्टर वाले देश जहाँ की इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, अगर वो इंडिया में एंटर कर जाते हैं तो इंडिया के फार्मर्स की लाइफ पे एक क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। इसलिए भी इंडिया ने RCEP ज्वाइन नहीं किया।
और क्योंकि RCEP में चाइना जैसा देश है, और चाइना आपको पता है वैसे चाइना से हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है। दूसरा, चाइना, जस्ट अ मिनट, दूसरी बात, चाइना इंडस्ट्रियल गुड्स में एक बहुत बड़ी पावर है। इंडस्ट्रियल गुड्स में एक बहुत बड़ी पावर है चाइना। और अगर चाइना के साथ इनडायरेक्टली हमारा FTA हो जाए तो चाइना, आपको पता है, दुनिया का एक कॉपी कैट है। कोई सा भी प्रोडक्ट है उसकी सस्ती कॉपी चाइना में मिल जाती है। और वैसे अभी भी हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है। तो अगर चाइना के साथ RCEP के थ्रू एक FTA इंडिया साइन कर लेता है तो चाइना अपने प्रोडक्ट से इंडिया के मार्केट को फ्लड कर देगा, भर देगा इंडिया के मार्केट। तो ये RCEP के ऊपर ये डिस्प्यूट है कि इंडिया ज्वाइन नहीं करना चाहता, बाकी आसियान और बाकी सारे देश चाहते हैं कि इंडिया ज्वाइन करे। तो ये एक चैलेंज है इंडिया और आसियान के बीच में। तीसरा है सिक्योरिटी कंसर्न, जो कि मैंने आपको बताया कि इस रीजन में INC वगैरह रोकने के लिए आसियान का साथ जरूरी है। एक सिक्योरिटी कंसर्न ये भी है कि जो म्यांमार देश है, ये जो म्यांमार देश है, यहाँ पर आपको पता है रोहिंग्या वाला एक इशू हुआ था। यहाँ पर जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनको स्टेट की आर्मी ने धकेला और इलीगल तरीके से बांग्लादेश और इंडिया में घुसना चाहा। इंडिया ने यहाँ पर इनको शरण देने से मना कर दिया, बांग्लादेश ने शरण दे दी। तो ये रोहिंग्या वाला जो इशू है, इंडिया चाहता है कि रोहिंग्याज को म्यांमार वापस अपने देश में ले ले, और म्यांमार का जो स्टेट आर्मी है, जो आर्मी जुटा है, वो नहीं चाहती कि रोहिंग्याज वापस इनके देश में आए। तो एक सिक्योरिटी कंसर्न इन रोहिंग्याज को लेकर के, एक इंसर्जेंसी को लेकर के भी है। तो एक तो रिफ्यूजी क्राइसिस जो म्यांमार से आए हैं इंडिया में, और एक इंसर्जेंसी क्या कि बहुत सारे हम देखते हैं कि जो हमारा हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यहाँ पे बहुत सारे अलगाववादी ग्रुपिंग्स हैं, जैसे नागालैंड में काम करते हैं, मणिपुर में काम करते हैं। ये इंडिया में आके इंडियन फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हैं और वापस बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार में चले जाते हैं। तो इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक डिस्प्यूट है इंडिया म्यांमार के बीच में, या बड़े तौर पर देखें तो इंडिया और एक आसियान मेंबर के बीच में। तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है। चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। अगर इसको हम चाइना एंगल के थ्रू देखें तो हम ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि आसियान में कई सारे देश ऐसे हैं जो प्रो चाइना हैं और कई सारे देश ऐसे हैं जो कि प्रो इंडिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चाइना का साउथ चाइना सी में लेकर के कुछ डिस्प्यूट्स है कुछ देशों के साथ, कुछ आसियान कंट्रीज के साथ। जी, तो वियतनाम, फिलीपींस ऐसे देश हैं जो प्रो इंडिया है, क्योंकि चाइना का डिस्प्यूट है यहाँ पे इस पार्ट भी, और स्कार्बोरो शॉल और पैरासल आइलैंड के लिए। और वहीं बहुत सारे देश जैसे मलेशिया ऐसे हैं जो प्रो चाइना है, ये चाइना को सपोर्ट करते हैं। तो आसियान के बीच में भी एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? प्रो इंडिया देश और प्रो चाइना देश। तो ये भी एक इंडिया के लिए चैलेंज है कि इन सारे आसियान कंट्रीज को एक साथ एक कोऑपरेशन पे ला पाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल चीज़ है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आसियान से जुड़ा, हमने देखा कि आसियान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमने ये देखा कि आसियान को लेकर के इंडिया के क्या चैलेंजेस है। अब हम देखते हैं कि क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है जो इंडिया और आसियान के बीच में होना चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेगोशिएशन को अपडेट किया जाए। नेगोशिएशन से मेरा मतलब है ट्रेड नेगोशिएशन, क्योंकि हमने देखा कि आसियान के साथ इंडिया के बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है। तो अगर इन ट्रेड नेगोशिएशंस को अपग्रेड किया जाएगा, कुछ ऐसी कंडीशंस रखी जाएगी, कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जाएगी जो कि अभी उस लिस्ट में नहीं है, जो FTA की लिस्ट में नहीं है, तो हो सकता है कि ट्रेड को इंडिया के फेवर में लाने में हमें सहायता मिलेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप अगर अभी जो हमें लेना चाहिए वो ये है कि नेगोशिएशन को अपडेट किया जाए। जैसे इंडस्ट्रियल गुड्स में आसियान को एडवांटेज है, वैसे ही इंडिया का सर्विस सेक्टर अच्छा डेवलप्ड है। तो इंडिया चाहता है कि जो सर्विस प्रोडक्ट्स हैं उसको भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की लिस्ट में डाला जाए, ताकि ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसको हम इंडिया के फेवर में ला सकें।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो IMT इंडिया म्यांमार थाईलैंड फ्रेंडशिप हाईवे जो है, इसका एग्जीक्यूशन बहुत स्लो है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं इनको थोड़ा सा फास्टर इम्प्लीमेंटेशन हो, और कमी इंडिया की साइड से है। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया प्रोमिसेस एंड चाइना डिलीवर्स। तो ये जो एक कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं कि एक तरफ हम बहुत सारे एग्रीमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, उसको कम किया जाना चाहिए, उस कॉन्ट्राडिक्शन को ख़त्म किया जाना चाहिए, और इंडिया की साइड से थोड़ी सी प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई जानी चाहिए। और प्रोएक्टिव से मेरा मतलब है कि जो रेटअपिज्म है, ये जो स्लोअर एग्जीक्यूशन है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हैं, उसको इंडिया की साइड से कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा और भी छोटे मोटे बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ इंडिया और आसियान कोऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा साइबर सिक्योरिटी में, मैरीटाइम कोऑपरेशन में, ये अपना ग्रीन टूरिज्म में। ग्रीन टूरिज्म क्या होता है? वो टूरिज्म जो इन्वायरमेंटल के रूप से सस्टेनेबल हो। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ब्लू इकोनॉमी में हम कोऑपरेशन कर सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? सी से जुड़ी हुई जो इकोनॉमी है, इसमें ट्रेड से लेकर के सी फूड और माइनिंग और मिनरल्स, इन सब का एक्सप्लोरेशन वगैरह सब आता है ब्लू इकोनॉमी। तो ब्लू इकोनॉमी में हम अच्छा कोऑपरेशन कर सकते हैं आसियान के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि आसियान, आज की वीडियो में हमने देखा कि आसियान के कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं। हमने देखा कि आसियान और उसके अराउंड उससे जुड़े हुए और कौन कौन से सब ग्रुपिंग्स हैं। हमने जोग्राफिकली आसियान की इम्पोर्टेंस देखी। इसके बाद हमने इंडिया के लिए आसियान की इम्पोर्टेंस देखी। इसके बाद हम चर्चा करते करते हमने चर्चा की कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया और आसियान के रिलेशन के बीच में, और हमने आगे चर्चा की कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इंडिया और आसियान के बीच में। और इसी के साथ दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।